गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है वेस्ट प्लस अफेयर्स के अंदर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं RAS के लिए। RAS जो प्रीलिम्स है, ठीक है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये किसके ऊपर आधारित होंगे? ये RAS के सिलेबस के अंदर जो जनरल स्टडीज़ है, ठीक है, सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित होंगे। और हम टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस सोल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ अधिकार दे रखे हैं और एक तरफ है अनुच्छेद। तो समानता का अधिकार कौन सा है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 है। स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 19 है। जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 है। तो किसके साथ मेल हो रहा है? तो समानता का अधिकार हो रहा है 14 के साथ, यानी कि एक के साथ कौन है? बी। तो एक के साथ बी है, तो 2 और 3 के अंदर है, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब सीधा अलग कौन सा है? तो चौथे का डी और यहाँ पे चौथे का ए है। तो हम जीवन जीने का अधिकार ए के साथ है, तो जीवन जीने का अधिकार ए के साथ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं ये वे अधिकार होते हैं जो मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब कि मानव है, ठीक है, और उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, तो ये उसके लिए मौलिक अधिकार बहुत ही जरूरी होते हैं। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों को समायोजित जो भारतीय संविधान है वो मौलिक अधिकारों को समायोजित करता है और उचित प्रतिबंधों के साथ ये न्याय योग्य है। मतलब इनको चुनौती दी जा सकती है। साथ में ये जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर इनको सम्मिलित किया गया है, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मैग्ना कार्टा के नाम से। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4 क के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 51 क के अंदर। तो ये सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना बिल्कुल है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ये नहीं है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और पालन करना यह है। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, तो ये भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि ये मौलिक कर्तव्यों के अंदर शामिल नहीं है। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं? वो संख्या में 11 है। शुरुआत में 10 ही थे, ठीक है, लेकिन बाद में ये एक और जोड़ दिया गया, जबकि मूल संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य का कोई नामो निशान था ही नहीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था। और किसकी समिति थी? वो स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रमुख बिंदु है जो इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। पांचवा है समान भाईचारे की भावना। छठा है समग्र संस्कृति को संरक्षित करता है। सातवां प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। आठवां है वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। 10वां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। और 11वां है सभी माता पिता और अभिभावक अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल भेजने का कर्तव्य निभाएं। तो ये प्रमुख 11 है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य वाले अनुच्छेद 51A को संविधान में अंतर्विष्ट किया गया था। तो जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, 1976 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो सबसे बड़ा देश के अंदर जो पद है वो कौन सा है? वो राष्ट्रपति का है। तो ये स्वाभाविक है कि उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, ये है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जबकि, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस अनुच्छेद के अंदर है?
तो ये अनुच्छेद है 214 से लेकर 231 के अंदर भारत में उच्च न्यायालयों के प्रावधानों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय हैं उनके अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर दिया गया है और ये अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर शामिल है और भाग 4 के अंदर ये संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। तो ये आपको ध्यान रखने, इनको इंग्लिश के अंदर DPSP के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने वाला जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो वो है अनुच्छेद 50। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि 50-50। तो 50-50 कौन करता है, तो 50-50 अनुच्छेद 50 करता है, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का जो कार्य है वो संविधान का अनुच्छेद 50 करता है, जिसके अंदर पृथक्करण करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में जो राज्य हैं, कितने राज्य हैं, तो टोटल अभी कितने राज्य हैं, 28। ठीक है, तो 28 राज्यों के अंदर, जिसके अंदर जो यूटीज हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितने हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो राज्यों के राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, जैसे कि अभी अपन ने देखा कि जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करता है, तो वो भी राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो मुख्यमंत्री कहाँ का होता है, तो मुख्यमंत्री होता है राज्य का। कहाँ का होता है, राज्य का। और राज्य के अंदर क्या क्या होता है, एक तो विधानसभा होती है, ठीक है, और एक होती है विधान परिषद, जो कि केंद्र के आधार पर ही इनको किया जाता है। जैसे विधानसभा है लोकसभा के आधार पर, और जो विधान परिषद है वो राज्यसभा के आधार पर राज्यों के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये जो मुख्यमंत्री को अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उस राज्य के अंदर जो भी बड़ी पार्टी होती है और जो भी बहुमत सिद्ध कर देता है तो उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और ये किसके अंदर है, ये अनुच्छेद 164(1) के तहत है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो आपको सही पे टिक करना है। तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये गलत है, ये नहीं होता। ठीक है, तो लोकसभा को कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह के ऊपर, प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर। राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, तो राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, तो ये सही है, जबकि ये गलत है। राष्ट्रपति राज्यसभा तो कभी भी भंग होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति किसी राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, तो ये तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा कि राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, वो भी मुख्यमंत्री की सलाह के ऊपर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यों के परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, राष्ट्रपति राज्य परिषद को भंग कर सकता है, तो ये तो गलत है। 25 वर्ष की आयु व्यक्ति राज्य परिषद का सदस्य बन सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि वो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्य परिषद का सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है, तो ये गलत है। 6 वर्ष के लिए 5 वर्ष, ये तो गलत हो गया। ठीक है, और राज्य परिषद के 1/3 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि राज्य परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और प्रत्येक 2 साल में ही नियुक्ति होती है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि राज्यों के अंदर जो राज्य परिषद है उसका गठन और उसकी मतलब उसकी समाप्ति और उसका निर्माण की जो शक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 169 के अंदर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो एक एक शब्द उसका याद होना चाहिए। तो संविधान का एक हिस्सा है लेकिन कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। संविधान का हिस्सा नहीं है तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि संविधान का हिस्सा तो है ही है। एक केस है केशवानंद भारती केस 1973, उसके अंदर संविधान का हिस्सा इसे माना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। संविधान का एक हिस्सा है और किसी अन्य भाग के समान कानूनी प्रभाव है, ये गलत हो जाएगा। संविधान का हिस्सा है लेकिन अन्य भागों के स्वतंत्र रूप से कोई कानूनी प्रभाव नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि संविधान का एक हिस्सा है और ये अन्य भागों की जो संविधान के जो अन्य भाग हैं उनकी तरह कोई स्वतंत्र रूप से कानूनी प्रभाव नहीं रखता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना। और केशवानंद भारती जो केस है 1973 में जो आया था, उसके आधार पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और यह निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से कानूनी प्रभाव नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कारण है, क्योंकि कानून के न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस बात की गारंटी देता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे, तो यह जो अनुच्छेद 12 से कितना 18 14 से 18, ठीक है, 14 से 18 समानता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है। तो हमारा आंसर भी कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 10 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता कोई भी व्यक्ति जो कि इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी एक का अनुसरण करता है, मतलब अगर सिंपल भाषा में देखें तो ये नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और पेशे की स्वतंत्रता, मतलब आपको काम की स्वतंत्रता मिलती है, इसके अंदर काम करने की स्वतंत्रता मिलती है, धर्म की स्वतंत्रता मिलती है और उसके प्रसार का अधिकार भी आपको मिलता है। ठीक है, 23, 24 और 25 से फिर 28 होता है, 25 से 28। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद जो 12 है उसके अंदर आपको भारत सरकार और संसद और जो प्रत्येक राज्य की जो सरकार है और विधानमंडल या जो भारत सरकार अधिकार के जो क्षेत्र के भीतर या उसके भीतर किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के विधानमंडल को राज्य में शामिल किया जाए, मतलब राज्य की परिभाषा है। अगर सिंपल भाषा में देखें तो राज्य की परिभाषा इसके अंदर दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था। तो मध्य प्रदेश में रिलेवेंट तो नहीं है इतना, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पंचायती राज पूछे जाए जो सबसे पहले पंचायत कहाँ है, तो राजस्थान के नागौर में सबसे पहले पंचायती राज खोला गया था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में कब खोला गया था, तो 1993 के अंदर ये खोला गया था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं है। ठीक है, और जो पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया था। ठीक है, और 24 अप्रैल 1993 और 2010 से, कब से 2010 से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को क्या मनाया जा रहा है, तो पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। क्या, पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पंचायती राज दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो 2010 से मनाया जा रहा है, और किस तारीख को मनाया जा रहा है, तो 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है। और ये संविधान के कौन से भाग के अंदर है पंचायती राज, तो संविधान के भाग 9 के अंदर है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है, और इसकी जो उपपीठ है वो कहाँ पर है, वो है जोधपुर के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कब स्थापित की गई थी, तो ये स्थापित किया गया था 21 जून 1949 को। ये डेट भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
कौन सा संशोधन पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है? जब से संविधान जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ है 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 के अंदर, ठीक है, तब से ही महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान किया जाता रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो 1992 में लागू हुआ था। और इसके अंदर अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज इसके अंदर त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली प्रदान करता है, जो कि अनुच्छेद के जो संविधान के भाग 9 के अंदर शामिल है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग मतलब RPSC। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से क्या करने पर जो RPSC है उससे परमिशन नहीं ली जाती है? तो राज्य में सिविल सेवाओं की भर्ती की विधि, तो ये तो किया जाता है। राज्य में सिविल सेवाओं के लिए नियुक्तियां करने के सिद्धांतों का पालन किया जाना, ये भी सही है। और पदोन्नति और एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरित किए जाने वाले सिद्धांतों पर और सिविल सेवक, तो इसके ऊपर जो सिविल सेवक होते हैं उनको स्थानांतरण करने का जो ठीक है, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर करने का जो किया जाता है, तो उसके अंदर राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है, क्योंकि सिविल सेवक UPSC से आते हैं, ठीक है, और RPSC और जो स्टेट PCS होते हैं वहाँ से आते हैं। तो उनके स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर करने पर RPSC या UPSC से जो परामर्श है वो नहीं लिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। और मेरा भी आप फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरा भी हौसला अफजाया हो, हौसला बढ़े, ताकि मैं आपको और ऐसे वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू सो मच।